हाय गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे हमारा सीएमए इंटर दिसंबर 2025 का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर क्वेश्चन पेपर। एंड आई होप आपके अच्छे एग्जाम्स गए होंगे। बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर काफ़ी एवरेज था, मतलब काफ़ी इजी पेपर था। एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे थे। एंड जैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया था कि केस स्टडीज़ ऊपर नीचे आएंगी, वैसे ही पेपर पैटर्न था पूरा। जैसे हमने बताया था कि भाई स्ट्रेटेजी बनाई थी कैसे करना है क्या करना है, उस तरह से ही पेपर था। यहाँ पे एमसीक्यूज़ है, हमारे एमसीक्यूज़ काफ़ी इजी दिए थे इंस्टीट्यूट ने। और अगर किसी ने बुक पढ़ के गया होगा एमसीक्यू बैंक में से 7 एमसीक्यूज़ आए थे एमसीक्यू बैंक में से। तो आपके 14 मार्क्स तो आपको इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक में ही दे दिए थे। तो आपको एमसीक्यू बैंक में से करना ही है। 7 से लेके 8 एमसीक्यूज़ वहाँ से आते ही है। यहाँ पे एमसीक्यू के मैंने आंसर्स दे दिए हैं, जैसे कि यहाँ का 30 है, ठीक है, आर्बिट्रेशन है। देन उसके बाद थर्ड का आंसर है प्रीमेबल। देन पार्टीज सब्सटीट्यूट इट इज विथ न्यू वन और एग्री और रिसाइंड और अल्टरेट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ के आंसर दिए हैं, आप चेक कर लेना आपके हिसाब से। और हाँ, ये आंसर्स अलग भी हो सकते हैं इंस्टीट्यूट से, तो मैं इसकी गारंटी नहीं देता। बट यही आंसर्स होने चाहिए जैसे कि मैंने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इजी पेपर था, जून 2025 से काफ़ी इजी पेपर था, जिससे देखा जाए तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका स्कोर 50 आराम से होना चाहिए। एंड एज इट इज़ मैंने बोला था कि यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक तो बेसिक वाला क्वेश्चन आता है एंड देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से आता है। इस बार इंस्टीट्यूट ने फिर एजेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा। आई डोंट नो कि इंस्टीट्यूट एजेंट का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रही है, बट वो अच्छी बात है कि आपको एजेंट का क्वेश्चन नहीं आया। एंड कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस बिटवीन आया था। एंड कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इंडेमनिटी एंड गारंटी का अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या आंसर होना चाहिए था। कल ही हम ग्रुप में, व्हाट्सअप के ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे। एंड यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन दिया था इंस्टीट्यूट ने, जो कि काफ़ी इजी था। इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ठोक के लिखते तो भी चलता, कोई इशू नहीं होता, यहाँ पे इजीली आपको मार्क्स गेन हो जाते। एंड इस बार यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूछा था, जो कि ठोक के लिख सकते थे आप लोग। अगर आपको आता है बेसिक सा भी पार्टनरशिप आपको समझ में आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। एंड इजी क्वेश्चन था ये। एग्जामिन द बायर्स रेमेडी अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अनपेड सेलर का चैप्टर है ना अपने पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसमें बायर की रेमेडीज है, मतलब बायर क्या कर सकता है, ठीक है। बायर सेलर पे सू कर सकता है और क्या क्या कर सकता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना था, इजी पेपर था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं अटेंड करने वाला था, मतलब मैं नहीं अटेंड करने वाला, मतलब मैंने बोला था कि भाई मत अटेंड करो, तो इसके साथ मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा तड़का दे दिया है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सेंडिंग नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें आपको बताना था कि भाई आप नोटिस किस तरह से भेज सकते हो, बाय स्पीड पोस्ट भेज सकते हो, बाय मेल भेज सकते हो, और आपको वेबसाइट पे भी लगाना होता है कंपनी के, एंड कितने दिनों के पहले भेजना होता है नोटिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। मतलब जो भी नोटिस वाला पार्ट है मैनेजमेंट का, वो वाला मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में आपको जो नोटिस वाला पार्ट दिया जाता है, उसका सब डिस्कशन यहाँ पे आपको करना था, विच इज़ क्वाइट ईजी। एंड ये वाला क्वेश्चन रिपीट है बोर्ड रिपोर्ट के, डायरेक्टर रिपोर्ट में क्या लिखना होता है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 134। ये वाला रिपीट क्वेश्चन है, मेरे जून 2024 के अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो 2-3 रिपीट क्वेश्चन भी हुए थे। एंड ये अपॉइंटमेंट का एक केस स्टडी था, ठीक है। सलीनी वुमन डायरेक्टर इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिस्टेड कंपनी में थी, ठीक है। तो वो रिज़ाइन कर दी, और वो रिज़ाइन होने के बाद अपॉइंटमेंट किस तरह से करना है वो लिखना है आपको, ठीक है। तो डेट्स वेट्स ज़रा संभाल के आपको देखना है कि भाई वो डेज़ के अंडर, मतलब जितना भी डेज़ बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर बोर्ड रिजोल्यूशन आता है, उसके अंडर ही उन्होंने अपॉइंट किया है कि नहीं किया है, उसके बारे में सब कुछ केस स्टडी एक्सप्लेन करना था। मतलब प्रोविजन लिख के इन द प्रेजेंट केस देन कंक्लूजन, तो एक पेज में पूरा का पूरा आपका सब ये हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे की मैनेजरल पर्सनल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स, मतलब जो भी मैनेजमेंट रहता है अपना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना था कि की मैनेजर पर्सनल में कौन कौन आता है वो पहले एक्सप्लेन करना था। देन उसके बाद में आंसर राइटिंग चालू करना था, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ की मैनेजरल पर्सनल, जो कि ईजी है, बुक में हमारे दिया गया है। तो ये वाला भी क्वेश्चन ईजी था, ये वाला पार्ट ईजी था, कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत ईजी आया था। देन उसके बाद एथिक्स वाला पार्ट आया था, नेचर एंड रिलेवेंस टू बिजनेस, एथिक्स का रिलेवेंस एंड
नेचर क्या है उसके बारे में बताना था। जैसे कि हमने बोला था कि एथिक्स काफ़ी ईज़ी है करके जाना, एंड एथिक्स में आप ठोक के भी लिख सकते तो ठीक है, तो यहाँ पे ठोकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो आप यहाँ पे ठोक के भी आराम से मार्क्स ले सकते हो। यहाँ पे अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से एक केस स्टडी दिखा था बेलमैन का, काफ़ी इजी केस स्टडी है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा बेलमैन वाला पार्ट, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये केस स्टडी को हैंडल करना है। और हाँ, यही सेम केस स्टडी आपको सीए फाउंडेशन में भी दिखेगी। ये सेम केस स्टडी उधर भी आई हुई है, तो उधर की इधर ही डाल दी है इन्होंने। तो आपको ये केस स्टडी इजीली हो जाएगा अगर आपको बेलमैन का नॉलेज है तो। एंड यहाँ पे इन्होंने ऑडिट कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि ऑडिटर के बारे में एक क्वेश्चन पूछते ही ये लोग, तो यहाँ पे इन्होंने ऑडिट कमेटी के बारे में ये किया था। ऑडिट कमेटी क्या क्या करती है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को मतलब एज अ ऑडिटर का अपॉइंट करने का काम करती है, उसको रिकमेंड करने का, बोर्ड को रिकमेंड करने का काम करती है। ऑडिटर का जो भी क्वेरीज रहता है वो ऑडिट कमेटी सॉल्व करती है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ऑडिट कमेटी सॉल्व करवा के देती है। तो इस तरह से एक 4-5 पॉइंट अगर आपने लिखे होंगे तो आपको यहाँ पे ज़रूर ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। तो पेपर एज़ यूजुअल ईजी था। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको सब कुछ मुश्किल लगेगा। एंड पेपर को देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे 60 प्लस आराम से आ सकते हैं। अगर आपने एमसीक्यूज 30 आउट ऑफ 30 ला दिए तो इजीली 60 प्लस से आपका 70 भी आ सकता है। बट क्वेश्चन पेपर वही है कि आपको देखना होगा कि भाई आपने किस तरह से लिखा, क्या लिखा है। अच्छे से लिखा होगा, पॉइंट वाइज लिखा होगा, तो ये पेपर मक्खन था, काफ़ी मज़ेदार पेपर था। मुझे तो यहाँ पे पेपर देख के मज़ा आ गया। अभी आप ज़्यादा सोचो मत, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं तो आपका ओएमएसएम होगा, उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। एंड ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, पेपर कैसे गया, क्या गया, जो भी पेपर आया आपका पेपर हो गया। अभी इसकी बलि दे दो, ठीक है, ये पेपर की बलि दे दो कि भाई काली माता ये बलि स्वीकार कर, ऐसा बोल के ये पेपर को छोड़ दो। अभी अभी आपके नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। ग्रुप 1 वालों आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तैयारी करो, और हाँ बोथ ग्रुप वालों आप ओएमएसएम की तैयारी करना चालू कर दो। और हाँ, ये बात मत भूलना कि एमसीक्यू बैंक एंड प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज करना मत भूलना। काफ़ी सारे एमसीक्यूज पास्ट ईयर से भी आए हुए थे, तो वो वाले एमसीक्यूज आपको करके जाना है, ये वाली बात याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।